हमने एक टर्म पढ़ा था रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी या फिर इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो इसकी डेफिनेशन और यूनिट्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस रजिस्टिविटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, मान लीजिए आर हमारे पास था रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से रजिस्टिविटी की वैल्यू निकालिए। रजिस्टिविटी की वैल्यू हो जाएगी रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाई एल। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डाल दें 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ डाल दें 1 मीटर इस एक्सप्रेशन में, तो जो रजिस्टिविटी है वो 1 मीटर स्क्वायर बाई 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो रजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी वैल्यू में। ठीक है, और अगर इसकी यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, ओम मीटर। एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमने देखा कि आर ए बाई एल है, तो आर की यूनिट ओम होती है, मीटर स्क्वायर एरिया की हो गई, मीटर ये हो गई, तो इसकी यूनिट आएगी ओम मीटर। तो ये यूनिट याद रखनी है। ओके, तो इट इज द रेजिस्टेंस। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द रेजिस्टेंस offered by the unit cube, by the unit cube of the material, of a conductor, material of a conductor। देखो कैसे हम इसको समझ सकते हैं। मान लो एक क्यूब मैंने कंसीडर किया, ये क्यूब कंसीडर हो गया। इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम हमने कल भी करी थी, ये क्यूब हो गया। ओके, ये दो टर्मिनल हो गए। ये जो हमें इसकी डायमेंशन लेनी है वो हम ले लेते हैं। मान लो इसकी तीनों डायमेंशन 1 मीटर ले ली हमने, ये भी 1 मीटर है, ये वाली डायमेंशन भी 1 मीटर है हमारे पास। ओके, और ये वाली डायमेंशन भी 1 मीटर है, और हमें इन दो फेसेस के बीच में इसका रेजिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए ये दो फेसेस हो गए हमारे, ये वाला फेस हो गया और एक ये वाला फेस हो गया। इन दो फेसेस के बीच में हमें इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो आप लिखेंगे भाई R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब हमारे पास जो है एल तो हो गया 1 मीटर और एरिया हो गया हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इस फेस का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो होगा 1 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर आ जाएगा, वैल्यू में रजिस्टिविटी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं जैसे कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो पहले कंडक्टेंस देख लेते हैं। तो कंडक्टेंस इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो जी से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/r हो गया। एसआई यूनिट इसकी क्या होनी चाहिए, एसआई यूनिट होगी आपकी ओम इनवर्स। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस जो है इस ओम इनवर्स, या फिर इस ओम इनवर्स को हम बोलते हैं सीमेंस, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों यूनिट आपको मालूम होनी चाहिए। इसी तरीके से एक टर्म है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है।
ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 1/रो। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी, रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट जो है कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट रजिस्टिविटी के अपोजिट होगी। तो द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी जो है वही वो होगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। क्योंकि देखो रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है, तो इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये यूनिट होगी। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं, अब ओम इनवर्स को हम सीमेंस लिख रहे थे, तो सीमेन मीटर इनवर्स लिख सकते हैं हम इसको। ओके, तो ये इसकी यूनिट होगी। क्लियर है? नाउ अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, करंट डेंसिटी। अगला टर्म जो है वो हमें जो पढ़ना है वो है करंट डेंसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। करंट डेंसिटी जे से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जे से। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जे। ठीक है, द करंट डेंसिटी, the current density at any point inside a conductor is defined as the amount of charge flowing per second through a unit area held normal or perpendicular to the current flow. Perpendicular to the direction of current flow, direction of charge या current at that point. तो एक सिंपल सी हम ये बात समझ सकते हैं। ये तो डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। मान लो एक कंडक्टर हमने लिया, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है पूरे कंडक्टर में। तो ये कंडक्टर है और इसमें जो है वो इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट। तो इसका हम एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, ये हमारा जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो करंट के नॉर्मल है, करंट के डायरेक्शन के नॉर्मल है। तो इसको मैं अलग से शो कर लूंगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। यहाँ पे मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है, और इसमें ये करंट पास हो रहा है, इससे करंट पास हो रहा है आई। तो क्योंकि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस
करंट के डायरेक्शन के नॉर्मल है, जो कि होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो जो यहाँ पे करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा सिंपली J इज इक्वल टू I बाई ए। क्योंकि आप डेफिनेशन देखें, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, तो चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड तो हो गया करंट, और पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से कितना पास होगा, तो जो J है वो बेसिकली I अपॉन ए है। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं तो क्या होना चाहिए, देखिए SI यूनिट होगा आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर। SI यूनिट क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, करंट का यूनिट एम्पियर हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो मेरे पास क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो ये तो करंट डेंसिटी हो गया। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जबकि जो करंट है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि करंट जो है वो लॉ ऑफ पैलोग्राम या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन करंट डेंसिटी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ करंट, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी क्या होता है, सेम होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी is same as that of current, as that of current। ठीक है, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन सेम होगा जो करंट का डायरेक्शन है। तो यहां तक तो बात सिंपल है, लेकिन अगर ए परपेंडिकुलर ना हो तब क्या होगा। अच्छा, इसको एक चीज से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इस तरीके से, मान लो ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। ठीक है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो एरिया वेक्टर है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, इसका एरिया वेक्टर सबसे पहले बना लेते हैं, तो एरिया वेक्टर इस तरीके से हो गया। ठीक है, और इसमें से करंट जो है आई, वो इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो अगर आप इस सिचुएशन में देखें कि जब एरिया इज नॉर्मल टू दी, ठीक है, व्हेन एरिया इज normal to the direction of current flow, direction of current flow, the angle between, तो एंगल बिटवीन आई और ए क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। द एंगल बिटवीन एन एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई और ए के बीच में 0 डिग्री एंगल हो गया, और आप ये भी बोल सकते हैं कि एरिया वेक्टर जो है वो, एरिया जो है वो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो गया। अब ये तो जब है जब परपेंडिकुलर है एरिया, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एरिया जो है वो परपेंडिकुलर ही हो। जैसे मैं आपको एक सिचुएशन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, उससे हम समझेंगे। मैं स्लाइड चेंज करूँगा। तो if A is not perpendicular to the direction of current and makes an angle theta with the direction of current, तो तब क्या होगा, if area of cross section, area of cross section A is not perpendicular, ये केस काफी इंपॉर्टेंट है, is not perpendicular to the direction, to the direction of current and makes an angle
थीटा with the direction of current, with the direction of current. डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये क्या सिचुएशन बनेगी ये भी देखिए। चलो मैं इस तरीके का एक कंडक्टर कंसीडर कर लेता हूं, समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस तरीके का मतलब एक तो अभी जो हमने कंडक्टर कंसीडर किया था वो इस तरीके का था, दोनों एरिया पैरेलल थे, बट एक तरफ से हमने कंडक्टर को थोड़ा स्लैंटली कट कर लिया। तो वो जो है वो कैसा एरिया दिखाई देगा आपको अगर हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस तरीके से हमने कट कर लिया एरिया। अब देखिए यहाँ पे इसको पहले शेड कर लेते हैं, जो हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इसको हम शेड कर लेते हैं। दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जो करंट है वो मान लीजिए इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इधर से एंटर कर रहा है आई, और ये इधर से ऐसे बाहर निकलेगा, तो ये तो करंट हो गया। और जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया, तो मेरा एरिया वेक्टर ये होगा ए वेक्टर। ए वेक्टर बेसिकली होता है ए का मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप, नॉर्मल वेक्टर टू द एरिया, यूनिट वेक्टर। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी, यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूँ, ये हम फ्लक्स में भी पढ़ा है हमने। एरिया वेक्टर is always normal to the एरिया के हमेशा नॉर्मल बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है करंट और एरिया वेक्टर के, थीटा। ठीक है, अब आपके पास आई को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आई एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप जो रिजॉल्व करोगे वो किसको रिजॉल्व करोगे, ए को रिजॉल्व करोगे। समझ लेना मेरी बात को, आई के साथ हम एरो जरूर लगा रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आई एक वेक्टर क्वांटिटी, आई एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आई कैन नॉट बी रिजॉल्व। तो आई विल रिजॉल्व ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को मैं करंट के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकता हूं। एक जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा, ठीक है, और एक कंपोनेंट आएगा ए साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब जो अब मैं एरिया लूंगा करंट डेंसिटी डिफाइन करने के लिए, तो अब मैंने एरिया लेना है करंट डेंसिटी डिफाइन करने के लिए, तो इस सिचुएशन में जो करंट डेंसिटी डिफाइन की जाएगी, और यही सिचुएशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, करंट डेंसिटी जे, इट इज बेसिकली आई। अब देखो जो इफेक्टिव एरिया है जो कि नॉर्मल है, क्योंकि डेफिनेशन है वो एरिया जो कि नॉर्मल हो, तो नॉर्मल एरिया का जो कंपोनेंट है वो ए कॉस थीटा है, तो यहाँ पे ये ए कॉस थीटा आएगा रादर देन ए और रादर देन ए साइन थीटा। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो ए कॉस थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस फॉर्म की एक और इंपॉर्टेंट फॉर्म बन जाती है, तो आपको ध्यान रखना है अगर एरिया नॉर्मल है तो सिंपली ए आ जाएगा, और अगर नॉर्मल नहीं है तो उसका कॉस कंपोनेंट आएगा एरिया का करंट डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए। यूनिट वही रहेगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा की अपनी कोई यूनिट नहीं होती, वो यूनिटलेस होता है। इसकी एक और इंटरेस्टिंग फॉर्म बन जाती है, तो अगर मैं आई को लिख दूं जे ए कॉस थीटा, ठीक है, आप अब बता सकते हो ये क्या फॉर्म बन रही है, थोड़ा सोचो। ये देखो ए एरिया वेक्टर है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियस है, जे भी करंट डेंसिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी हमने पढ़ा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ कॉस आ रहा है, तो आपने एक पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में, तो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो बेसिकली कैसे डिफाइन किया जाता है, कॉस के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा, ठीक है।
तो मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए डॉट बी, तो इनका मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन किया जाता है, ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सेम फॉर्म तो यहाँ पे आ गई, यानी कि मैं आई को लिख सकता हूँ जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि करंट इज डिफाइंड एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, और जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है, इसलिए जो करंट है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है या डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी। बात आई समझ में आपकी? ठीक है, अब इसकी इंटीग्रल फॉर्म भी लिख लेते हैं। इंटीग्रल फॉर्म क्या बनेगी, स्लाइड चेंज करूंगा मैं, नोट करके लिखिएगा। ये न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तब इस फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। द करंट आई थ्रू a perpendicular surface S in a conductor is the flow of current, एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, फ्लो ऑफ J current density through that surface and is given by, देखो अभी हमने देखा कि करंट जो है आई जे डॉट ए है, ये तो जब है जब करंट डेंसिटी कांस्टेंट है। ये फंक्शन कब लगेगा, व्हेन करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट, व्हेन करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट। बट करंट डेंसिटी कोई फंक्शन भी बना सकती है, तो अगर वो वेरिएबल है तो उस केस में जो आई होगा वो बेसिकली जे डॉट डी ए हो जाएगा और उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर वेरिएबल है, जैसे कि आप जानते हैं मैथमेटिकल टूल है, अगर वेरिएबल है तो नेट करंट जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए, इन दोनों स्मॉल एरिया हमने ले लिया और उसको हमने डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट कर दिया, तो थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन एरिया हमें करंट पता चल जाएगा। ये हम और एलोबरेट करेंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो वहां पे मैं ये रिकॉल कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। स्लाइड चेंज करूंगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो मान लीजिए कंडक्टर ले लीजिए और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हम दो बार पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अभी मैं एक डिफरेंट अप्रोच से बता रहा हूँ और जब आगे बताऊंगा तो एक और डिफरेंट अप्रोच से बताऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ L है और आपने इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दी, सोर्स V वोल्ट। ठीक है, इससे करंट फ्लो I हो रहा है। ओके, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट ओम्स लॉ क्या होता है,
वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये ओम्स लॉ है। ये जो फॉर्म है ये स्केलर कहलाएगी। व्हाई इट इज स्केलर फॉर्म? क्योंकि इसमें जितने भी पैरामीटर है वो स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल स्केलर है, करंट भी स्केलर है और रेजिस्टेंस भी स्केलर है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ओम्स लॉ की है ये स्केलर फॉर्मेट में है, क्योंकि यहाँ जितने भी पैरामीटर है, चाहे वो V है, I है या R है, वो स्केलर फॉर्म है। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस को लिखा जा सकता है रो एल अपॉन ए। A is the area of cross section, area of cross section of the conductor, cross section of the conductor। अब देखो तो इसको थोड़ा सा अरेंज करो, इसको अगर आप अरेंज करके ऐसे लिख लो तो बहुत सी इंपॉर्टेंट फॉर्म हमारे पास बन जाएंगे। देखो I अपॉन ए तो बन जाएगा करंट डेंसिटी, तो इसकी जगह मैं J लिख सकता हूं जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो V बाई एल के बराबर हो, V अपॉन एल के बराबर होगी, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है और लेंथ ऑफ कंडक्टर एल है। तो इसकी जगह E लिख सकता हूँ, इसकी जगह ये तो रेजिस्टिविटी ही रहेगा और ये J लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। J इज इक्वल टू, ये 1 अपॉन रो क्या होता है? रजिस्टिविटी होता है, वो सॉरी कंडक्टिविटी होता है। तो हमने कंडक्टिविटी का फार्मूला यूज कर लिया। तो आप देखेंगे कि ई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जे भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज नोन एज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या कहलाती है ये? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इसमें जे भी वेक्टर है और ई भी वेक्टर है। अच्छा, यहां से एक चीज और हमें समझ में आई कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जे। तो डायरेक्शन ऑफ जे इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव साइन है। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन जे का होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी is in the direction of, is in the direction of, is in the direction of current और इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो डायरेक्शन करंट या जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी का होगा। क्लियर है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से। तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ और हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लासिफिकेशन ऑफ materials in terms of resistivity। तो तीन ही तरीके के मटेरियल हम पढ़ते हैं, उन्हीं की क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। तो जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट है, इसका वो आपको याद रखना है। ठीक है, इसलिए वो डेटा आपको याद होना चाहिए और उसके बेसिस पे पूछा जाता है। तो सबसे पहले कंडक्टर। तो जाहिर सी बात है, कंडक्टर है तो इसकी रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए
और कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो द मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट फेयरली वेल आर कॉल्ड कंडक्टर्स, यानी कि जो मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से पास करें, अच्छे से पास करते हैं, उनको कंडक्टर बोलते हैं। दे हैव लो रेजिस्टिविटी, ये लिखने वाली बात है जो आपको याद रखना है। दे हैव लो रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ, अब ये याद रखना है बेटा, इन द रेंज ऑफ 10 to the power -8 ohm meter to 10 to the power -6 ohm meter। ये डेटा है, याद रखना है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, अंडरलाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें भी डिपेंड करेगा, कॉपर बेटर कंडक्टर है एल्युमिनियम से, या सिल्वर बेटर कंडक्टर है कॉपर से। तो जो बेटर कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी और लो हो जाएगी, बट वो इसी रेंज में लाई करेगी, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो अलॉय होती हैं, यानी कि जो डिफरेंट मेटल्स को बना के अलॉय बनती हैं, उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो प्योर जो मेटल्स होते हैं उनसे ज्यादा होती है हमेशा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय are always greater than the metals। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल, यानी कि जिससे वो बना हुआ है उससे ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइक्रोम एक अलॉय है निकिल क्रोमियम की। नाइक्रोम हैज a resistivity of about 60 times that of copper, तो कॉपर से इसकी रेजिस्टिविटी 60 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। इट इज यूज्ड in the filament of इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर का जो फिलामेंट होता है वो इसका बनाया जाता है। क्योंकि रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो जब आप करंट पास करेंगे तो वो हीट जल्दी हो जाएगा, और यही हमारी रिक्वायरमेंट होती है हीट करने की। तो इसलिए जो है वहाँ पे मेटल्स यूज़ ना करके उसके अलॉय यूज़ किए जाते हैं। तो अलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक तो ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, और अलॉय के यूजेस क्या होते हैं ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। और आगे हम इस चैप्टर में और भी अलॉयस पढ़ेंगे जिनके स्पेसिफिक यूजेस हैं, और उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम्स में मैं आपको बताता चला जाऊंगा। देन वी हैव इंसुलेटर, कि भाई इंसुलेटर की जो है वो रेजिस्टिविटी किस रेंज की होगी। तो नेक्स्ट इज इंसुलेटर। जाहिर सी बात है इंसुलेटर है, करंट पास नहीं होगा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो दे हैव हाई रेजिस्टिविटी, they have high resistivity more than 10 to the power 14 ओम मीटर, ठीक है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे जो कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी थी वो 10 की पावर -8 और 10 की पावर -6 थी, और यहाँ पे 10 की पावर +14 आ गई। तो आप देख सकते हैं कि इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो इसकी रेंज होती है वो 10 टू द पावर 14 ओम मीटर से 10 टू द पावर 16 ओम मीटर तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेमी कंडक्टर।
सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो इस रेंज में होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से तो कम होती है, बट रेजिस्टिविटी से थोड़ी सी, वो इंसुलेटर से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो किस रेंज में होगी रेजिस्टिविटी वो देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर, ठीक है, these are the materials, these are the materials whose resistivity, whose resistivity lies between, lies between those of conductor, those of conductors and insulators, ठीक है, यानी कि बिटवीन 10⁻⁻⁶ ओम मीटर जो कि कंडक्टर की थी, टू 10⁻14 ओम मीटर जो कि इंसुलेटर की थी। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो इनकी कंडक्टिविटी इस रेंज में लाई करेगी। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज कॉमन वेराइटीज ऑफ कमर्शियल रेजिस्टेंस, यानी कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस हमें मिलते हैं वो कैसे होते हैं और उनकी वैल्यूज कैसे डिटरमाइन की जाती है, ये भी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है, ये नोट कर लिया आपने, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। कॉमन वेराइटीज ऑफ कमर्शियल रजिस्टर्स, कॉमन वेराइटीज ऑफ कमर्शियल रजिस्टर। तो इसमें 2 तरीके के रेजिस्टेंस काफ़ी कॉमन है और हमारे सिलेबस में सिर्फ एक की कलर कोडिंग है। ये बेसिकली कलर कोडिंग है हमारी रेजिस्टेंस की। तो पहले लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं और फिर जो है उनकी कलर कोडिंग। तो एक तो होता है पहला वायर बाउंड रेजिस्टेंस, वायर बाउंड रेजिस्टर्स। तो वायर बाउंड रेजिस्टर्स में कुछ नहीं है, एक इंसुलेटेड शेल लिया जाता है और इसके ऊपर वायर को बाउंड कर दिया जाता है, सो दैट जितना रेजिस्टेंस आपको चाहिए उस हिसाब से आप ये एक वायर इसके ऊपर बाउंड कर दें तो ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस हो जाता है। तो दे आर मेड बाय वाइंडिंग दी वायर ऑन एन अलॉय लाइक मैग्नेटाइन। तो किसी भी अलाव का मैग्नेटाइन या नाइक्रोम का वायर आपने जो है किसी इंसुलेटिंग बेस, ये जो व्हाइट कलर का मैंने सिलेंडर बनाया ये इंसुलेटिंग बेस हो गया और इसके ऊपर मैंने वायर बाउंड कर दिया। तो इस तरीके के जो रजिस्टर्स हैं वो वायर बाउंड रजिस्टेंस कहलाते हैं। बट हमारा जो मेन कंसर्न है वो है कार्बन रजिस्टर्स। हमारे जो सिलेबस में कलर कोडिंग है वो है कार्बन रजिस्टर्स, कार्बन रजिस्टर्स, और इसी की हमें जो है वो कलर कोडिंग पढ़नी होती है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो कैसे बनाए जाते हैं? दे आर मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कार्बन, ठीक है, क्ले और रिजाइन बाइंडर, यानी कि क्ले और कार्बन का एक पेस्ट बनाकर और उसको जो है किसी एक पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल रॉड में हीटिंग के थ्रू उसको फिक्स कर दिया जाता है। तो मेनली है कलर कोडिंग, हमें जो इसका पढ़ना है वो कलर कोडिंग पढ़ना है। तो कलर कोडिंग पे हम सीधे आ जाते हैं कि कलर कोडिंग इसकी कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, लिखिए, अ कलर कोड इज यूज्ड, a color code is used to
indicate the resistance value of a कार्बन रजिस्टर। ये जो मैं कलर कोडिंग आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है कार्बन रजिस्टर्स के लिए, ठीक है। एंड इट्स परसेंटेज एक्यूरेसी, परसेंटेज एक्यूरेसी। अब देखिए क्या होता है ये कलर कोड, परसेंटेज एक्यूरेसी। कलर कोडिंग मैं पहले बना लेता हूँ, फिर उसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो सबसे पहले हम जो लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे कलर, ठीक है, किस कलर का है। इसमें होता क्या है मैं एक आपको बता देता हूँ पहले, उसके बाद हम ये कलर कोडिंग पढ़ेंगे। मान लो ये कार्बन रजिस्टर है, ठीक है। सिलेंड्रिकल फॉर्म का कार्बन रजिस्टर। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए करते क्या है कि इसको ऊपर डिफरेंट कलर बैंड बना देते हैं। मान लो एक बैंड ये बना दिया, एक ब्लू वाला बना दिया, एक ग्रीन वाला बना दिया, ठीक है। तो इन कलर को देख के हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं। अब कौन सा कलर किस डिजिट को शो करेगा उसके लिए हमें ये टेबल मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें जो फर्स्ट कलर बैंड है वो हमारा रेड है, सेकंड कलर बैंड जो है वो हमारा ब्लू है, और जो तीसरा कलर बैंड है वो ग्रीन है। और हमें इस पर्टिकुलर रजिस्टर की वैल्यू बतानी है कि इस पर्टिकुलर रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमें ये टेबल मालूम होनी चाहिए जो अभी हम ड्रॉ करेंगे। तो पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बेसिस पर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला जो कॉलम है वो है कलर्स का, ठीक है। दूसरा है लेटर्स जो उसको इंडिकेट करेंगे, उस कलर को इंडिकेट कर रहे होंगे लेटर्स। देन नंबर, देन वी हैव मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर हो गया। देन ये एक अलग कलर है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल लिख लेते हैं। और ये टॉलरेंस। तो पहले कलर लिख लेते हैं, ब्लैक, और ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ब्लैक, देन ब्राउन, देन वी हैव रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ठीक है, ग्रे एंड वाइट। इसके कोड लिख लेते हैं। ब्लैक बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्राउन भी बी से रिप्रेजेंट करेंगे, रेड आर से, ऑरेंज ओ से, येलो वाई से, ग्रीन जी से, ब्लू बी से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉयलेट वी से, जी वाइट, ठीक है। अब इसके आगे आप डिजिट लिखिए, देखिए 0 से स्टार्ट करिए और 9 तक लेके जाइए डिजिट। तो इसके आगे मैं डिजिट लिखता हूँ। तो बी के आगे, ब्लैक के आगे मैंने 0 लिख दिया, देन 1, रेड के आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सारे डिजिट कवर हो गए। अब जो भी आप नंबर बनाएंगे इन्हीं डिजिट का यूज होगा। इसी तरीके से मल्टीप्लायर यानी कि 10 की पावर, तो पहले 0 लिखा है तो 10 की पावर 0, फिर 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3, फिर 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 एंड 10 की पावर 9। अब आप समझिए, देखिए जो इसमें पहला होता है, जो पहला कलर बैंड है वो आपको देता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर,
दूसरा जो बैंड है वो देता है आपको सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, और जो तीसरा है वो देता है आपको डेसिमल मल्टीप्लायर या मल्टीप्लायर सिंपली। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन सा कलर बैंड आपको क्या देता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे हमेशा, तो ये आपको देगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसी तरीके से ये जो दूसरा है ये आपको देगा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, और जो तीसरा बैंड है वो आपको देगा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे इसकी वैल्यू लिखनी हो, तो सबसे पहला कलर जो है वो रेड है, तो रेड के सामने देखिए जो डिजिट है वो 2 है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, पहले मैंने सिग्निफिकेंट 2 लिख दिया। उसके बाद ब्लू है, ब्लू के सामने आप देख रहे होंगे 7 है, तो 27 हो गया। उसके बाद ग्रीन है, तो ग्रीन का मुझे मल्टीप्लायर देखना है, तो ग्रीन का मल्टीप्लायर बन गया 10 टू द पावर 5 ओम, यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 27 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम है। बात आई समझ में, क्लियर है? तो आप कलर बैंड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, ठीक है। पहला कलर आपको पहला डिजिट देगा, दूसरा कलर आपको दूसरा डिजिट देगा, तो ये तो आपका डिजिट बन गया, और तीसरा कलर आपको मल्टीप्लायर देगा, यानी कि 10 की पावर क्या होगी वो आपको उससे पता चलेगा। तो ये एक सिंपल तरीका है इसको वैल्यू पता लगाने का इस रेजिस्टेंस का। अब बात आती है कि ये टेबल याद कैसे करनी है। सर एक बार वैल्यू बताना दोबारा। देखो बेटा, सर रेड कलर, हाँ देखो रेड कलर के सामने कौन सा डिजिट लिखा हुआ है? पहला कलर रेड है, उसके सामने आप देख रहे हैं 2 लिखा हुआ है, तो मैंने रेड के लिए 2 लिख दिया। ओके, देखो ये रेड है, ये रेड कलर है, रेड के सामने जो लिखा हुआ है वो 2 लिखा हुआ है, तो रेड के लिए जो मैंने वैल्यू में लिखना है वो 2 लिखना है। उसके बाद जो मेरा कलर है वो ब्लू कलर है, ठीक है। तो ब्लू कलर के सामने आप देख रहे हैं, अच्छा ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 6 है ब्लू के सामने, इसको करेक्शन कर लेते हैं। तो ये आप देखेंगे ब्लू के सामने जो है 7 ही है, तो ब्लू के सामने ये आपका 6 आ गया। ओके, तो देखिए ब्लू के सामने हमारा आ गया 6, तो हमने ब्लू के लिए 6 लिख दिया। और ये हमारे पास जो है जो तीसरा कलर बैंड है वो ग्रीन है, तो ग्रीन के सामने जो आएगा हमारा 5 आएगा, तो हमने 10 टू द पावर 5 ओम हो गई इसकी वैल्यू। अब इस टेबल को लर्न कैसे करें? तो इस टेबल को लर्न करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे B4 हम बोलते हैं BB रॉय, यानी कि इस तरीके से मैं देखो मार्क करता जाता हूँ यहाँ पे, इसको साथ में रीड करिए, BB रॉय, ठीक है। तो BB रॉय एक नाम हो गया, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो ये आपका G मीन्स ग्रेट हो गया, B मीन्स जो है ब्रिटेन हो गया, V मीन्स वेरी हो गया, G मीन्स गुड हो गया, और W मीन्स वाइफ हो गया। तो ये एक शॉर्टकट है, एक तरीका है इसको याद रखने का। तो BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इस तरीके से आप ये ऑर्डर याद रख सकते हैं। तो सब फटाफट इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, BB रॉय लिख लेंगे, GBV GW लिख लेंगे, यानी कि BB राव ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और उसके सामने 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 लिख लेंगे, और ये 10 की पावर लिख लेंगे, तब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक कंफ्यूजन और होगा, जैसे ब्लैक है और ब्राउन है और ब्लू है, तीनों के लिए B यूज किया जा रहा है, तो आपको ऑर्डर में डिस्टर्ब होगा, जैसे ब्लैक है, ब्राउन है और फिर ब्लू है, तो ये तीनों B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक कंफ्यूजन यहाँ पे भी हो सकता है। ऐसी ग्रीन है और ग्रे है, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है जी से कि ग्रीन लें या ग्रे लें। तो इसका भी एक तरीका ये है कि जो कलर है वो नीचे ऊपर जैसे ब्लैक और ब्राउन और ब्लू की बात करें, तो ब्लैक सबसे डार्क है, तो उस डार्कर हो गया, फिर थोड़ा लाइट हो गया ब्राउन, और फिर ब्लू और लाइट हो गया, तो डार्क से लाइट की तरफ ऑर्डर बनाना है नीचे की तरफ। इसी तरीके से ग्रीन और ग्रे, ग्रीन थोड़ा डार्क की कैटेगरी में आ जाता है और ग्रे थोड़ा लाइटर की कैटेगरी में आ जाता है, तो ग्रीन ऊपर रहेगा और ग्रे नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी सर वैल्यू क्वेश्चन होगी। में भी कलर कोडिंग के हिसाब से आता है? हाँ, क्वेश्चन में कलर कोडिंग लिखा होता है या वैल्यू लिखी होती है,
कि आपको बता दिया जाएगा कि फर्स्ट बैंड इस कलर का है, सेकंड बैंड इस कलर का है, थर्ड का, तो आप उसकी वैल्यू बताइए, या फिर वो वैल्यू दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कलर क्या होगा इसका। मान लो मैं आपको ये वैल्यू दे दूं 26 इंटू 10⁵ दे दूं, तो फिर आप बताओगे इसका कलर क्या होगा। तो आप बोलोगे 2 जो है वो रेड रिप्रेजेंट करेगा, 6 जो है वो ब्लू रिप्रेजेंट करेगा, और 10⁵ जो है वो ग्रीन रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ओके, अब आ जाते हैं टॉलरेंस पे क्या होता है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलो बेटा। वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा, थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। हाँ सर इसके लिए कैसे करेंगे, मतलब जो है लिखा है तो हम आंसर में भी रिप्रेजेंट्स दिस और 6 रिप्रेजेंट्स दिस, या फिर लेंगे फर्स्ट सेकंड मतलब जो है वो रेड कलर का है, सेकंड ब्लू है, और जो मल्टीप्लायर है वो ग्रीन कलर है। तुम्हारी वॉइस ही क्लियर नहीं आ रही, मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया क्या पूछ रहे जा रहे हो आप। दोबारा पूछो एक बार, वॉइस क्लियर आएगी सर तब मैं मैं आपसे बताता हूँ। बात पूछूं? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं सर है, मैं बाद में पूछो। आपसे बात हाँ कॉल पूछूंगी। करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा है तो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम टॉलरेंस। एक्चुअली जब ये कार्बन रजिस्टर्स बनाए जाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली 26 इंटू 10⁵ की वैल्यू शो करेगा, प्लस माइनस कुछ हो सकता है। यानी कि जो इसको यूज करेगा उसको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है, यानी कि वैल्यू इससे थोड़ी कम भी हो सकती है या इससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, तो उस चीज को टॉलरेंस बोलते हैं। और टॉलरेंस शो करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा बैंड बनाते हैं। क्या होता है वो टॉलरेंस? टॉलरेंस के जो कलर हैं वो 3 कलर होते हैं हमारे पास: गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। कुछ लोग इस नो कलर को नेकलेस के नाम से पढ़ा देते हैं। ठीक है, गोल्ड सिल्वर एंड नेकलेस। अगर गोल्ड बैंड दे रखा है तो टॉलरेंस है 5%, अगर सिल्वर दे रखा है तो 10%, और अगर चौथा बैंड एब्सेंट है तो टॉलरेंस है 20%। फोर्थ बैंड इज एब्सेंट। नो कलर का मतलब है देयर इज नो फोर्थ बैंड, देयर इज नो फोर्थ बैंड। और ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप लोग भूल जाते हैं और इसमें गलती करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जो फोर्थ बैंड है वो मिसिंग है। देयर इज नो फोर्थ बैंड। जैसे ये वाला प्रॉब्लम है जो हमारा मेन प्रॉब्लम है, बता सकते हो इसमें टॉलरेंस होगा या नहीं? ये जो हमारा मेन प्रॉब्लम है इसमें टॉलरेंस कितना होना चाहिए? तो इसमें फोर्थ बैंड मिसिंग है, तो इसका टॉलरेंस जो है वो होगा 20%। प्लस माइनस 20%। तो अगर फोर्थ बैंड मिसिंग है तो आपको लिखना ही है प्लस माइनस 20%। आप क्या करते हैं कि फोर्थ बैंड जो है वो गायब है तो आप कुछ लिखते ही नहीं टॉलरेंस, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड, बात आई समझ में? क्लियर है? तो ये एक तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। चलिए एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, फटाफट आप मुझे उसकी वैल्यू बताएंगे। ये वायलेट है, येलो, ऑरेंज और गोल्ड। चलिए इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। 74 into 10⁻³ ±5%। आर इज इक्वल टू, पहला बैंड वायलेट है तो वायलेट के लिए 7 होता है, फर्स्ट डिजिट 7 हो गया। दूसरा येलो है तो फोर्थ डिजिट हमारा 74 हो जाएगा। देन वी हैव मल्टीप्लायर फॉर द थर्ड बैंड ऑरेंज। ऑरेंज हमारा हो जाएगा 10⁻³ और प्लस माइनस गोल्ड के लिए टॉलरेंस होता है 5% और ये इसका पूरे का यूनिट हो। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो सिंपल है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब चलिए डेरिवेशंस पे आते हैं। अब देखो अब तक का जो डिस्कशन था रेजिस्टेंस का वो एक मैक्रोस्कोपिक था। मैक्रोस्कोपिक यानी कि हमने देखा कि डायमेंशंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है,
या क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, हमें जो डिस्कस करना है वो माइक्रोस्कोपिक रीजन को डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन लैटिस से टकराता है और जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंस जो है वो लगता है। ठीक है, अच्छा, अब तक हमने जो रेजिस्टेंस के पार्ट पढ़े वो हमने देखा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। 3 फैक्टर हम पढ़ चुके हैं। एक जो चौथा फैक्टर है टेम्परेचर का, जो कि हम ओम्स लॉ में कांस्टेंट रखते थे, तो एक तो वो फैक्टर बच रहा है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। तो एक तो हमें वो पढ़ना है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा रेजिस्टेंस पे, क्या वो बढ़ेगा या घटेगा, या क्यों बढ़ता है क्यों घटता है, वो सारे रीजंस आपको मालूम होने चाहिए। तो ये अब सब चीजें हम जो है वो माइक्रोस्कोपिक वे पे दोबारा से डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के लिए। और जब हमारा ये वाला काम पूरा हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक डिस्कशन कि भी किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जो है टेम्परेचर का इफेक्ट हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम सर्किट डिस्कस करेंगे। फिर आगे सारे सर्किट्स हैं और इंस्ट्रूमेंट हैं। यानी कि अगर मैं इस चैप्टर को डिवाइड करूं तो 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला पार्ट जो है वो डील करता है रेजिस्टेंस से कि बेसिकली रेजिस्टेंस है क्या। दूसरा पार्ट जो है वो आपका नेटवर्क है और ईएमएफ ऑफ ए सेल है, या वोल्टेज ऑफ ए सेल है, या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल है। और जो तीसरा पार्ट है चैप्टर का वो है इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि आप पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे, करंट कैसे मेजर करेंगे, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो है। तो 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो दूसरा पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, और वो हम स्टार्ट करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, या डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, चलिए हेडिंग डालिए, डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर मेटेलिक कंडक्टर। डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है। मान लो ये हमारा कंडक्टर था। अब बिल्कुल जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया था उन्हीं कॉन्सेप्ट की बात करते हैं दोबारा से। ये हमारा पोटेंशियल हो गया, ये एंड पॉजिटिव हो गया, ये एंड नेगेटिव हो गया। इसमें एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। अब कंडक्टर है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम मूवमेंट ऑफ फ्री, तो करंट तो इस तरीके से फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन दी सर्किट। यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली इधर से मूव करना स्टार्ट करें, इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते हुए। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो स्मूथ नहीं होता, वो बेसिकली एक जिगजैग पाथ में मूव करते हैं और पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक चले जाते हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है वो बेसिकली स्मूथ नहीं होता। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक एंड से मूव करना स्टार्ट करता है, तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, तो एक जिगजैग पाथ में वो दूसरे एंड तक पहुंच गया। यानी कि अगर उसका पाथ कुछ इस तरीके से था कि वो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरीके से, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से वो थोड़ा सा आगे ड्रिफ्ट हो गया, यहाँ आगे आगे की तरफ ड्रिफ्ट हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ये एक एवरेज वेलोसिटी होती है। व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म एवरेज, तो बता सकता है कि एवरेज वेलोसिटी क्यों बोला। जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है एक एंड से दूसरे एंड जाने की, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। उसका रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट होता है, देखिए आप समझिएगा बात को,
इस तरीके से हम इसका एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ये कंडक्टर है हमारा। कंडक्टर का, क्योंकि ये एंड आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो ये एंड तो पॉजिटिव है और ये एंड नेगेटिव है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट एन इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड्स। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स? दैट वैल्यू ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई, ये फोर्स हो गया। अब जाहिर सी बात है, किसी पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो उसका एक्सीलरेशन भी होगा। तो एक्सीलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे m, तो माइनस ई एम अपॉन एम। तो माइनस साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो हमें मालूम है अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है। अब इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हुआ। अब ये जो अंदर का स्पेस है कंडक्टर का, ये खाली तो है नहीं, यहाँ तो इसका लैटिस स्ट्रक्चर है पूरा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हुआ और वो इमीडिएटली लैटिस से टकरा गया और डीएक्सीलरेट हो गया। फिर एक्सीलरेट हुआ, फिर टकराया। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि वो स्मूथली मूव नहीं कर रहा, जैसे एक पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हैं और वो स्मूथली मूव कर रहा है। वो बेसिकली एक्सीलरेट हो रहा है, टकरा रहा है, फिर एक्सीलरेट हो रहा है, फिर टकरा रहा है, फिर एक्सीलरेट हो रहा है, फिर टकरा रहा है लैटिस से। तो वो आगे जो बढ़ रहा है वो खिसक खिसक के बढ़ रहा है, ना कि स्मूथली मूव कर रहा है। तो वो जो खिसक के आगे बढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ऑब्वियस है हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन की, हमें एक एवरेज वेलोसिटी की बात करनी पड़ेगी। इसकी बात करनी पड़ेगी, एक एवरेज वेलोसिटी की बात करनी पड़ेगी। एंड दैट पर्टिकुलर एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, बात आगे समझ में? चलिए अब इसका डेरिवेशन करते हैं। प्रॉपर डेरिवेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्लाइड चेंज करो। डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिखिए, metal has a large number of free electrons nearly 10 to the power 28 per cubic meter। और ये याद रखिएगा आप, इसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टर में जो है वो 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब। यानी कि अगर आप एक मीटर क्यूब का एक वॉल्यूम कंसीडर करें तो उसके अंदर जो काउंटिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 टू द पावर 28 है। वैसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर मूव कर सकते हैं वो 10 टू द पावर 28 है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो एक मैंने ये क्यूब कंसीडर किया, ठीक है, ये क्यूब है और इस क्यूब की डायमेंशन 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर हो गया, ये वाली हाइट भी इसकी 1 मीटर हो गई और 1 मीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब हो गया। अब जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये मैं डॉट जितने बना रहा हूँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये मान लो कॉपर है, बेसिकली 10 टू द पावर 28 कॉपर की ही वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये मेरा कॉपर है। इस कॉपर का मैंने ये एक क्यूब ले लिया, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो बेसिकली कितने होंगे, उनकी गिनती 10 टू द पावर 28। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दीज आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा होंगे, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे एटम के, वो काउंट तो बहुत ज्यादा होगा। जो फ्री है वो बेसिकली 10 टू द पावर 28 होते हैं। तो ये काफी ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, तो दीज आर वेरी लार्ज काउंट। आगे लिखिए,
तो ये नंबर डेंसिटी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दी एब्सेंस ऑफ, अब क्या है कि सबसे पहले हम सिचुएशन कंसीडर करते हैं जब हमने इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश नहीं की है या हमने किसी कंडक्टर को जो है वो बैटरी से नहीं लगाया है। तो इन दी एब्सेंस ऑफ in the absence of any electric field, these electrons are in the state of continuous random motion. State of continuous random motion। और ये टेम्परेचर की वजह से होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इसका रैंडम मोशन होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप किसी कंटेनर में लिक्विड को, वाटर को हीट करो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, और जितना ज़्यादा आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी बॉयल होने लगता है, वाटर बॉयल होने लगता है, तो उतना ही ज़्यादा उसका जो है वो रैंडम मोशन हो जाता है। तो ये थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अभी हमने देखा, वो आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि आप जानते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी नंबर डेंसिटी जो है वो 10⁻28 होती है, तब भी उसके अंदर जो है वो करंट फ्लो नहीं होता बिना बैटरी लगाए। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है कि रैंडम मोशन की वजह से जो नेट चार्ज किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करता है वो जीरो हो जाता है, इसलिए करंट फ्लो भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा वायर हो गया जो हमें लगाना है कंडक्टर से, हमने बैटरी से लगा दिया, स्विच एस के थ्रू हमने लगाया, ओपन है अभी स्विच एस, और ये हमारा सेल है जिससे हमें इसे कनेक्ट करना है। तो अभी ओपन है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी मर्जी के हिसाब से रैंडम मोशन में मूव कर रहे होंगे। अब रैंडम मोशन में शो कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का, कोई भी इलेक्ट्रॉन किधर भी जा रहा होगा अकॉर्डिंग टू दी थर्मल मोशन। तो नेट चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को जो क्रॉस कर रहा होगा, मान लो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट भी जा रहे हैं, तो नेट चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को, एरिया को जो क्रॉस करेगा वो जीरो हो जाएगा और नेट करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये मूव कर रहे हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन की कुछ थर्मल स्पीड तो होगी। तो अगर हम कहें इफ u1 वेक्टर कॉमा u2 वेक्टर कॉमा u3 वेक्टर अप टू un वेक्टर are the thermal velocities of free electrons। अब देखो यहाँ पे मैंने जो टर्म यूज किया वो कैपिटल UN यूज किया, ये कैपिटल UN, स्मॉल n यूज नहीं किया। n इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर, क्योंकि ये कंडक्टर कोई जरूरी नहीं है 1 मीटर क्यूब का हो, तो n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्टर जो हम चूज कर रहे हैं, जो कंडक्टर हम चूज कर रहे हैं उसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो बात को समझ लीजिए, स्मॉल n जो होता है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो कंडक्टर आप ले रहे हैं हो सकता है उसका वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम्स हो यूनिट वॉल्यूम के, तो उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो 3 × 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और हमें जो कंसर्न होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से ही कंसर्न होता है, हमें जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं होता करंट फ्लो में, जो भी फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। इसलिए हमें जो डेरिवेशन के लिए चाहिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, हमें बाउंड इलेक्ट्रॉन की गिनती की या काउंटिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो n, कैपिटल N रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। ठीक है,
कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं बार बार इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन की गिनती है बट ये पूरे कंडक्टर में है, और स्मॉल एन जो है वो यूनिट वॉल्यूम में है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज थर्मल वेलोसिटी यहाँ पे निकालूं, एवरेज थर्मल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यू एवरेज, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस un वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो हर किसी की थर्मल वेलोसिटी, हर फ्री इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी, और जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कैपिटल एन है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया। और ये जो एवरेज आता है थर्मल का, थर्मल वेलोसिटी एवरेज जो है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि रैंडम मोशन में एक वेलोसिटी दूसरे वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर देती है। अब यहाँ पे क्या गलती होती है आपसे डेरिवेशन में? आप जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो कुछ लोग इसको ऐसे लिख देंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल गलत है, इस पे मार्क्स कट जाएंगे आपके। वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती है बट स्पीड नहीं कर सकती, क्योंकि स्पीड तो हमेशा ही ऐड हो जाएगी, तो कभी भी वो जो सम है वो जीरो के बराबर नहीं आएगा। वेलोसिटी एक दूसरे को जीरो कर सकती हैं, कैंसिल कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ये चीज नहीं लिखनी है, आपको जब भी ये एक्सप्रेशन लिखना है तो वेक्टर के साथ लिखना है, आप वेक्टर का साइन लगाना इसमें मैंडेटरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जा रहा है। अब ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट होंगी, अगर इक्वल होंगी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो अगर इनका वेक्टर सम करेंगे तभी तो कैंसिल होंगी, और अगर इसका स्केलर सम कर देंगे, इनकी वैल्यू को जोड़ देंगे तो वो तो हमेशा जुड़ जाएगी। तो जब भी आप ये डेरिवेशन करें तो ये जो स्टेप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखना होता है। अगर आप स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कट जाएंगे इस डेरिवेशन में। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे करते हैं। अब क्या हुआ, अब इस स्विच को, जो ये जो स्विच है इसको बंद करिए। तो जैसे ही आप इस स्विच को बंद करेंगे, इस कैपिटल एस को स्विच को बंद करेंगे, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी। उस फोर्स से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उस एक्सेलरेशन से कुछ वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस डेरिवेशन को। इफ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the presence of electric field, यानी कि आपने स्विच एस बंद कर दिया, अब जो आप सर्किट बनाएंगे वो स्विच एस क्लोज करके बनाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, each free electron, each free electron will experience a force, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, F इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई, ये फोर्स लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए सर्किट बना लेते हैं। ये स्विच आपने ऐसे बंद कर दिया, तो मैं इसको क्लोज करके दिखा रहा हूँ। ये बैटरी हो गई, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गई इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। अब मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं, वैसे तो सारे इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी मान लो थर्मल वेलोसिटी u थी, किसी डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन अब जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, F। ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो इसको इधर लाने की कोशिश करेगी और इसको क्रॉस सेक्शन में से पास करेगी, तो एक
जो इलेक्ट्रॉन है वो इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगे और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स क्या होगी, एक्सीलरेशन क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास जो है वो हो गया F इजिकल टू माइनस ई इंटू ई, एक्सीलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन A vector is equal to F vector by m, and that is minus E capital E by m। ठीक है, अब ये जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है ये आप मुझे बताइए कांस्टेंट है या वेरिएबल? इट्स अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देखो कांस्टेंट एक्सीलरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फिक्स है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका फिक्स है, दैट इज 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो ये एक्सीलरेशन है ये कांस्टेंट है, और जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ये तीन इक्वेशन यूज कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, ये तीन इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, तो इन तीन में से एक इक्वेशन का यूज करेंगे। अच्छा, एक्सीलरेशन में एक आप चीज और याद रखिएगा, एक्सीलरेशन इज स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेसिफिक चार्ज जो है वो बेसिकली चार्ज बाई मास के रेशियो को बोलते हैं, तो इस तरीके से भी आपसे भी पूछा जा सकता है। तो स्पेसिफिक चार्ज आपको मालूम होना चाहिए, इट्स बेसिकली चार्ज अपॉन मास के रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज होता है, ई बाई एम के रेशियो को हम, तो मैंने क्या किया, ई बाई एम के रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज लिख दिया, बस सिंपली ये किया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमें जो है इसमें स्पीड निकालनी है कि इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की से स्पीड जो अचीव होगी वो क्या होगी। तो मैं जो इक्वेशन यूज करूंगा यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करूंगा। यहाँ पे भी एक गलती होती है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या मिस्टेक होती है। फॉर फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन हमने चूज किया तो उसकी स्पीड मैं लिख दूंगा v1 आपके दिमाग में ये आएगा। ठीक है, कोई टाइम t1 है। अब ये जो टाइम t1 है इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एक इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हुआ और कुछ टाइम बाद लैटिस से टकरा गया। तो जितने ड्यूरेशन वो चला, जिस पे फोर्स लगी और उसने वेलोसिटी अचीव की, तो हम वही वाला टाइम लेंगे। ठीक है, तो ये हर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट होगा क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, वो डिफरेंट है। तो ये जो t1 है ये डिफरेंट टाइम होगा, हर किसी इलेक्ट्रॉन का जो है ये टाइम डिफरेंट होगा। ओके, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये जो u1 है ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। u1 क्योंकि क्या है, थर्मल वेलोसिटी। ये थर्मल वेलोसिटी यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि इनिशियल स्पीड इलेक्ट्रॉन की जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसमें जीरो है। थर्मल वेलोसिटी तो दूसरे डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं, मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूँ। देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो इस डायरेक्शन में जो इसकी इनिशियल स्पीड है जो वो जीरो है, क्योंकि इनिशियल स्पीड थर्मल स्पीड जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं u1 नहीं लिख सकता। पहली बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम क्या लिखेंगे वो देखते हैं, क्या क्या हम चीजें यहाँ पे लिखेंगे वो देखते हैं। इधर देखो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, पहले एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद इस एक्सप्रेशन को हम लिखना स्टार्ट करेंगे। एज द इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट, एज द इलेक्ट्रॉन accelerate, they frequently collide, they frequently they frequently collide with the positive metals ion, positive metal ions
and other electrons and other electrons of metals। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि कंडक्टर के अंदर जगह खाली तो नहीं है, वो टकराएंगे। ठीक है, बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन between the two successive collision between the two successive collisions an electron gain a velocity ठीक है, component in addition gain a velocity component in addition to thermal velocity component in addition to its thermal velocity to its thermal या random velocity थर्मल या फिर रैंडम वेलोसिटी। ठीक है, हाउएवर द गेन इन वेलोसिटी in velocity last for मैं स्लाइड चेंज करूंगा, लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम या शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि वो टकरा जाएगा दूसरे लैटिस से या पॉजिटिव आयन से, and is lost in the next collision और इसी तरीके से ये फिनोमिना रिपीट होता रहेगा और इलेक्ट्रॉन आगे ड्रिफ्ट होता रहेगा और उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी और फिर टकराने के बाद खत्म हो जाएगी। तो इन सब वेलोसिटीज का अगर मैं सम करके एवरेज निकाल लूं तो वो जो वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटीज अचीव बाय the free electrons due to the electric field due to the applied electric field ठीक, तो देखो जो V1 डैश होगा वो बेसिकली होगा AT1। वैसे तो मैं जो यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ V इज इक्वल टू U प्लस AT, या इसको एक काम करते हैं, इसको और सिंपल तरीके से करते हैं, एक अप्रोच ज़्यादा बेटर है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है आपके माइंड में, क्योंकि U टर्म जीरो आप कैसे लेंगे वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो वेलोसिटीज अचीव बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसे सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन था जिसकी थर्मल वेलोसिटी थी, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी ये थर्मल वेलोसिटी U1 है। ठीक है, और एक्सीलरेशन क्योंकि इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इसने एक V1 डैश वेलोसिटी अचीव की, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी और इसका एक्सीलरेशन ये और T1 ये। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप ऐसे ही शो करोगे, आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे पहले। ठीक है, आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और आप कहोगे यार ये जो है ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी V1। आप बता सकते हो ये V1 क्या होगा, ये V1 वेक्टर जो है वो बेसिकली V1 डैश वेक्टर प्लस इसकी जो थर्मल वेलोसिटी थी वो वेक्टर, क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है,
तो ये दोनों वेक्टर आपस में जुड़ जाएंगे और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो v1 डैश वेक्टर, और जब आप इसको लिखेंगे तो v1 वेक्टर मेरे पास आएगा u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ 1 या टाइम 1। टाइम 1 इज द टाइम गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन जो हम स्टडी कर रहे हैं। तो मेरे पास जो v1 आएगा, v1 वेक्टर वो आएगा u1 वेक्टर प्लस, इसको भी वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है। ये पहले फ्री इलेक्ट्रॉन का हो गया। सिमिलरली दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लिख सकता हूँ v2 वेक्टर, उसकी थर्मल वेलोसिटी थी u2 वेक्टर, उसका एक्सेलरेशन था a, बट उसका टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो t2 होगा, डिफरेंट होगा। इसी तरीके से मैं v3 लिख सकता हूँ u3 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t3 वेक्टर। तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूं n इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो vn कैपिटल इज इक्वल टू un कैपिटल, यानी कि थर्मल वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन तो सबका सेम है, इनटू tn। अब मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, v4 वेक्टर, इन सब का एवरेज मुझे निकालना है। क्या निकालना है? इन सब का एवरेज निकालना है। तो मैं स्लाइड चेंज करूंगा, आप देखिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, तो ये होगा v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस vn वेक्टर डिवाइडेड बाई n। अब इसकी वैल्यू रखिए यहाँ पे। vd वेक्टर हमारे पास है u1 वेक्टर, वेक्टर का साइन आपको लगाना है बेटा, इस पूरे डेरिवेशन में वेक्टर का साइन पैरेलली चलेगा। आप अगर हटा देंगे तो गलत हो जाएगा डेरिवेशन। v2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t2 प्लस v3 की वैल्यू लिख सकता हूँ u3 वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन का वेक्टर इंटू t3। टी के साथ तो नहीं लगेगा वेक्टर का साइन, स्केलर क्वांटिटी। इसी तरीके से मैं n के लिए लिख सकता हूँ। तो n के लिए मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया, डॉट हो गए, ये हो गया un वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू tn और डिवाइडेड बाय n। अब देखो इसको सेपरेट करेंगे, ये मेरे पास आएगा vd वेक्टर। सबसे पहले थर्मल वेलोसिटीज अलग कर लो, u1 वेक्टर, u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस un वेक्टर डिवाइडेड बाय n। ब्रेक कर लिया मैंने एलसीएम को। एक तो ये लिख सकता हूँ, प्लस इन सब में एक कॉमन है, एक बाहर आ जाएगा, ये आएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn और डिवाइडेड बाई n। एलसीएम को ब्रेक कर लिया। ये जो है ये जीरो होगा, इट इज जीरो, क्योंकि ये है एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ये जीरो क्यों होगा? क्योंकि ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, तो ये जो फैक्टर है ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा vd वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। एवरेज थर्मल वेलोसिटी हम पहले निकाल चुके हैं, जीरो है। अच्छा, ए की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ माइनस ई कैपिटल ई बाई एम, और यहाँ पे ब्रैकेट में ये आएगा टाउ 1। now what is this tau 1? it is relaxation time, सॉरी टी टाउ आएगा, 1 नहीं आएगा इसके साथ, इट्स अ रिलैक्सेशन टाइम। तो मैंने इसकी जगह t1 प्लस t2 प्लस t3 ये सब सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज कोलिजन टाइम मैंने निकाल लिया, और इसको जो बोला जाता है वो रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितनी देर वो रिलैक्स रहा, टकराया नहीं हो, ये रिलैक्सेशन टाइम है। ओके, द एवरेज टाइम दैट, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन टाइम अलग अलग होगा, तो उसके लिए हम एक एवरेज वैल्यू यूज कर रहे हैं, दैट एलिप्सिस बिटवीन
between the two successive collisions of an electron is called relaxation time. It's called relaxation time. ठीक है, याद रखिएगा, डेफिनेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया वो देख लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी वेक्टर फॉर्म में माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक है, दैट इज दी, और यहाँ पे ई के ऊपर वेक्टर साइन आएगा क्योंकि आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गई। निगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव साइन, इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव साइन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द direction of drift velocity of electron which is free electrons is opposite to the direction of applied electric field, तो डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लिखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड as the average velocity। अब पता चला है कि आप इसको एवरेज वेलोसिटी क्यों बोले, एवरेज वेलोसिटी गेन्ड by the free electrons of a conductor in the opposite direction of the applied electric field, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, याद होना चाहिए। एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि ये बोर्ड में आता ही आता है।